गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दूसरे यूनिट में हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश संपन्न हो गया, गुप्त वंश संपन्न हो गया। आज हम नए राजवंश की शुरुआत करेंगे और वो नया राजवंश है वर्धन वंश। वर्धन वंश का दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश का दूसरा नाम पुष्यभूति वंश है। अब देखिए, हम बात करें वर्धन वंश की, और वर्धन वंश को यदि हम देखें तो वर्धन वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो हरियाणा के अंदर स्थाणुपुर इसे थानेश्वर कहा गया। थानेश्वर, स्थाणुपुर या थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी थी, वर्धन वंश का मुख्य केंद्र था। जो वर्धन वंश के शासक थे उसमें नंबर 1 पुष्यभूति, नंबर 2 नरवर्धन, नंबर 3 आदित्यवर्धन, नंबर 3 राज्यवर्धन फर्स्ट, नंबर 4 आदित्यवर्धन और नंबर 5 प्रभाकर वर्धन। इस वंश का प्रभाकर वर्धन 5वां शासक था और संस्थापक थे पुष्यभूति। प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली शासक थे। प्रभाकर वर्धन ने होणहरी केसरी, परम सौगात इस तरह की कई उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली शासक थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र, जब हम प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन सेकंड और राजश्री बहन थी, राजश्री और हर्षवर्धन। इनकी बहन राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा मोखरी वंश के ग्रहवर्मा के साथ किया गया और ये कन्नौज कान्याकुब्ज कहा गया, जिसे कान्याकुब्ज, यहाँ पर इनका शासन था। मोकरी वंश के शासक ग्रहवर्मा का और राजश्री का विवाह यहाँ किया गया था। जैसा कि प्रभाकर वर्धन बीमार थे और उन्हें ठीक करने के लिए रसायन और सुसैन 2 चिकित्सक नियुक्त किए गए थे। चिकित्सकों के द्वारा प्रयास के बाद भी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन द्वितीय वर्धन वंश के स्थाणुपुर के शासक बने और बहन राजश्री का विवाह मोखरी वंश के कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ किया गया था। हुआ क्या कि मोकरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के पास यहाँ
मध्य प्रदेश में मालव राज या मालव राज्य था, मालवा प्रदेश का, और मालव राज शासक थे देवगुप्त। देवगुप्त ने, मालव राज देवगुप्त ने मोकरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंधक बना लिया और कैद में डाल दिया। इस तरह का जब घटनाक्रम हुआ तो भांडी, इनका ममेरा भाई था भांडी ने राज्यवर्धन द्वितीय को ये सूचना दी कि मालव राज देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और बहन राजश्री को बंधक बना लिया। जब ये सूचना मिली तो राज्यवर्धन सेकंड ने मोकरी कन्नौज अभियान किया और अभियान करने के बाद मालव राज देवगुप्त को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी, पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया। अब यहाँ पास में आगे बंगाल के अंदर, बंगाल में गौड़ वंश का राज्य था, गौड़ वंश, और गौड़ वंश का शासक था शशांक गौड़, और इनकी राजधानी थी कर्णसुवर्ण। शशांक गौड़ को ये पता चला कि ग्रहवर्मा मालवराज देवगुप्त की राज्यवर्धन ने हत्या कर दी, और शशांक गौड़ का मित्र था मालवराज देवगुप्त। अब राज्यवर्धन द्वितीय को गौड़ शासक शशांक ने यहाँ आमंत्रित किया, अपनी राजधानी कर्णसुवर्ण आमंत्रित किया। जब अपनी राजधानी कर्णसुवर्ण आमंत्रित किया तो राज्यवर्धन सेकंड यहाँ गए और शशांक ने राज्यवर्धन सेकंड की हत्या कर दी। जैसे हत्या की तो राज्यवर्धन सेकंड की हत्या की सूचना हर्षवर्धन को मिलती है। हालांकि हर्षवर्धन राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह मजबूरी हो गई कि उनको शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी, और हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर में शासन संभाला, और उसके बाद हर्षवर्धन यहाँ बंगाल की ओर अभियान करते हैं। अब हर्षवर्धन का सहयोग करने के लिए कामरूप देश के शासक भास्कर वर्मन फर्स्ट और कामरूप आसाम क्षेत्र को कहते हैं, जिसकी राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर राजधानी। भास्कर वर्मा यहाँ के शासक थे। इन्होंने अपना एक दूत हंसबैग को हर्षवर्धन की सहायता देने के लिए भेजा, और हंसबैग ने हर्षवर्धन को कामरूप शासक भास्कर वर्मन फर्स्ट के सहयोग की अपेक्षा की, और भास्कर वर्मन ने पूरा सहयोग हर्षवर्धन का किया, और हर्षवर्धन ने आक्रमण करके इस पृथ्वी को गौड़ों से मुक्त किया, यानी गौड़ वंश के शशांक का अंत कर दिया। और उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को विंध्याचल पर्वतमाला में होने की इनको सूचना मिली, और अपनी बहन राजश्री को खोजा, और राजश्री को खोजने के बाद हर्षवर्धन कन्नौज जाते हैं, और कन्नौज जाने के बाद बौद्ध भिक्षु
अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर से सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि मुझे अपनी राजधानी थानेश्वर जाना चाहिए, कन्नौज की शासन सत्ता किसको देनी चाहिए। अवलोकितेश्वर से चर्चा करने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री के राज्य क्षेत्र कन्नौज की शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली, यानी हर्ष जो है वो कन्नौज के शासक बन जाते हैं। 606 से 647 इन 41 वर्षों के शासनकाल की जो अवधि है हर्षवर्धन की, वो कन्नौज की मानी जाती है, कन्याकुब्ज की मानी जाती है। और कन्नौज से हर्षवर्धन ने एक शक्तिशाली राज्य को चलाया। एक बार पुनः देख लें, इस वर्धन वंश की जानकारी के हमारे पास स्रोत जो है उसमें हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट की रचना हर्षचरित ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है चीनी यात्री वैनसांग, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वैनसांग के बारे में। स्थल मार्ग से तक्षशिला से होते हुए भारत आया था और यहाँ 18 वर्ष तक रहा था, दक्षिण भारत में भी गया था, उसके बाद वापस कन्नौज आया था। कन्नौज और प्रयाग के धर्म परिषदों का आयोजन किया गया था, उसमें महामोक्ष देवा की उपाधि वैनसांग को हर्षवर्धन के द्वारा मिली थी। और जो हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव थे, उन्हें बौद्ध में पारंगत करने, परिवर्तित करने का जो अधिकतर कार्य है वो वैनसांग ने किया। तो वैनसांग जानकारी का स्रोत है। इसके अलावा चालुक्य अभिलेख, दक्षिण भारत के जो अभिलेख है उसमें चालुक्य अभिलेख भी एक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और उसके अंदर है ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति। तो ये साक्षी बता रहे हैं कि स्थानों पर थानेश्वर में इस वंश की स्थापना जो की थी वो पुष्यभूति ने की थी। और पुष्यभूति के बाद नरवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन और अंत में प्रभाकर वर्धन शासक हुए। प्रभाकर वर्धन स्थानोपुर थानेश्वर के शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने हुण हरि केसरी और परम सौगात जैसी उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन सेकंड और पुत्री राजश्री और पुत्र हर्षवर्धन थे। जैसा कि प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली शासन चला रहे थे, प्रभाकर वर्धन के अस्वस्थ होने पर रसायन और सुसेन जैसे चिकित्सकों की यहाँ नियुक्ति की गई, लेकिन प्रभाकर वर्धन ठीक नहीं हुए और अपने राज्य की शासन सत्ता है वो राज्यवर्धन सेकंड को सौंप दी। यानी स्थानोपुर थानेश्वर का शक्तिशाली शासक बना राज्यवर्धन सेकंड, जिसने भी परम सौगात की उपाधि धारण की। जब राज्यवर्धन स्थानोपुर थानेश्वर का शासक था तो उसने अपनी बहन राजश्री का विवाह यहाँ कन्नौज के शासक मोकरी वंश के ग्रहवर्मा के साथ किया था। और ग्रहवर्मा का दुश्मन था, कन्नौज का दुश्मन था मालवा राज्य, मालवा क्षेत्र, और मालवा राज शासक थे देवगुप्त। देवगुप्त ने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और बहन राजश्री का अपहरण करके जेल में डाल दिया, बंधक बना लिया। जब इस तरह के घटनाक्रम की सूचना जो है भांडी के द्वारा इनको मिलती है, राज्यवर्धन सेकंड को मिलती है, तो राज्यवर्धन सेकंड कन्नौज अभियान करते हैं और कन्नौज अभियान करके कन्नौज से देवगुप्त की हत्या कर देते हैं, कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। इस घटनाक्रम की जानकारी बंगाल गौड़ वंश के शासक शशांक को मिलती है, जिनकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। शशांक निमंत्रण देता है राज्यवर्धन सेकंड को गौड़ बंगाल आने के लिए, और राज्यवर्धन जैसे ही आता है तो शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है, इसकी सूचना जब हर्षवर्धन को मिलती है तो हर्षवर्धन स्थानोपुर थानेश्वर से अभियान करता है, कन्नौज आता है और कन्नौज से आगे बढ़कर के बंगाल के शासक
गौड़ शासक शशांक का अंत करता है, यानी पृथ्वी को गौड़ों से मुक्त करता है। इसलिए हर्षवर्धन को काचे चांग की उपाधि दी गई, अर्थात गौड़ों का अंत करने वाला हर्षवर्धन को कहा गया। इसके बाद हर्षवर्धन बौद्ध भिक्षुओं के सहयोग से विंध्याचल की पर्वतमालाओं से अपनी बहन राजश्री को खोज लेते हैं और उसके बाद बौद्ध भिक्षु अवलोकितेश्वर से चर्चा करने के बाद कन्नौज की शासन सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और 606 से 647 41 वर्षों तक कन्नौज का शासन हर्षवर्धन के पास रहता है। शासक बनने के बाद हर्षवर्धन अपने विजय अभियान प्रारंभ करता है। ध्यान रहे, हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव था, गौड़ शासक भी शैव था, लेकिन हर्षवर्धन ने अवलोकितेश्वर से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वैनसांग को अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। चीनी यात्री वैनसांग बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध विद्वान थे और यहाँ प्रयाग जो धर्म सम्मेलन आयोजित किया और कन्नौज महासभा आयोजित की, उसमें वैनसांग को अध्यक्ष बना करके महामोक्ष देवा जैसे पद दे करके अपने राज्य में बौद्ध धर्म को महत्व दिया। तो आइए हम देखते हैं हर्षवर्धन के विजय अभियान। तो ये प्रारंभिक परिचय है कि किस प्रकार वर्धन वंश अस्तित्व में आया। जो वर्धन वंश स्थानों पर थानेश्वर में था, वह वर्धन वंश किस तरह से कन्नौज में स्थापित हुआ। अब देखिए हर्षवर्धन के विजय अभियान। जैसा कि हर्षवर्धन की जानकारी के स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। हर्षचरित इसकी रचना की बाणभट्ट ने। हम पढ़ चुके हैं बाणभट्ट का परिचय और हर्षचरित को भी हम पढ़ चुके हैं। संस्कृत साहित्य स्रोतों में अच्छी तरह से हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार पुनः देख लें। हर्षचरित जो रचना है वो 8 उच्छ्वासों में है। उच्छ्वासों में 8 में से लास्ट के अंतिम 5 भाग है। ये 5 भाग जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षवर्धन से संबंधित है। जब बाणभट्ट इसको लिख रहे थे, बाणभट्ट की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाणभट्ट का पुत्र पुलिंद भट्ट इसको पूर्ण करता है। हरियाणा के जो मिताथावली क्षेत्र है या मितावली क्षेत्र है, मितावली क्षेत्र हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था। मितावली क्षेत्र को यहाँ पर बाणभट्ट और हर्षवर्धन की भेंट हुई थी और उसके बाद संस्कृत के विद्वान बाणभट्ट दरबारी विद्वान बन गए हर्षवर्धन के दरबार में और इस तरह के हर्षचरित्र ग्रंथ को लिखा। दूसरा जो स्रोत है वो है हमारे पास वैनसांग का विवरण। वैनसांग का विवरण, वैनसांग का जो विवरण है व्हीली ने इसको लिखा। व्हीली ने वैनसांग के विवरण को लिखा। इसके अलावा चीनी विद्वान मातवालीन का विवरण भी हर्षवर्धन की जानकारी देता है। इसके अलावा ऐहोल प्रशस्ति, ये ऐहोल प्रशस्ति कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में इसके रचनाकार है रवि कीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश की जानकारी देते हैं। अब हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के विजय अभियान, राजधानी हो गई कन्नौज या कान्याकुब्ज और 606 से
647 ईस्वी 41 वर्ष का शासन। जैसे हर्षवर्धन शासक बने तो हर्षवर्धन के सामने इधर बंगाल का क्षेत्र, जैसा कि बंगाल पर अधिकार कर लिया, कामरूप भास्कर वर्मन ने मित्रता स्थापित कर ली, ये भी क्षेत्र इनके राज्य का था। इधर स्थानोपुर थानेश्वर इनकी राजधानी, पूर्व राजधानी थी। अब उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर का क्षेत्र और नेपाल का क्षेत्र, ये दो क्षेत्र है। तो जैसा कि बाणभट्ट के हर्षचरित्र में उल्लेखित है और विशेष करके मातवालीन उल्लेखित करते हैं, मातवालीन बौद्ध भिक्षु मातवालीन ये उल्लेखित करते हैं कि उत्तर में हर्ष संवत चलाया, हर्ष संवत। ये हर्ष संवत नेपाल के अंदर चलाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हर्षवर्धन का राज्य है वो नेपाल तक था। इसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर के शासक से हर्षवर्धन ने बुद्ध के एक दांत की मांग की, दांत की मांग की, यानी कश्मीर के शासक ने हर्ष को बुद्ध का एक दांत था वो भेंट किया। इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर जो है वो हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा था। इसके बाद हम देखते हैं दो दक्षिण भारत के क्षेत्र में कि 633 ईस्वी में और 634 ईस्वी में। 633 ईस्वी में हम देखते हैं कि यहाँ वल्लभी राज्य था, वल्लभी राज्य। वल्लभी राज्य के शासक थे ध्रुवसेन सेकेंड बालादित्य। ध्रुवसेन सेकेंड बालादित्य को हर्षवर्धन ने पराजित किया। वल्लभी के राज्य पर हर्षवर्धन ने 633 ईस्वी में अधिकार किया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख और ऐहोल अभिलेख के रचनाकार है रवि कीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने जैसे दक्षिण में अभियान किया था, पुलकेशियन द्वितीय शासक थे इस समय, पुलकेशियन सेकेंड इस समय यहाँ शासक थे और हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था, असफल हुआ था, ऐसा लिखते हैं। एक तो वैनसांग लिखते हैं और एक ये ऐहोल का अभिलेख स्वयं, ऐहोल प्रशस्ति स्वयं बताती है कि पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे हर्षवर्धन, जबकि बाणभट्ट ये लिखते हैं कि हर्षवर्धन विजयी रहे। ध्यान रखना यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि ऐहोल का अभिलेख और वैनसांग लिखते हैं, वैनसांग ने यहाँ पे यात्रा की थी, ये लिखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुए, जबकि बाणभट्ट लिखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन से पराजित हुए। लेकिन अपना जो यहाँ दो बातें दे रखी वैनसांग और ऐहोल प्रशस्ति की अपने पाठ्यपुस्तक में कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन असफल हुए या हारे थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में इससे आगे का क्षेत्र है या उड़ीसा का क्षेत्र, और इसके बाद है कांगोद का क्षेत्र। कांगोद और उड़ीसा का क्षेत्र भी हर्षवर्धन ने विजय किया था, हर्षवर्धन जीते थे। अब एक तथ्य हमारे पास ये आता है कि ऐहोल प्रशस्ति कर्नाटक से आगे यहाँ केरल के क्षेत्र में
सत्यांग सत्यांग पैठनी नामक एक अपना प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि नियुक्त किया था हर्षवर्धन ने, सत्यांग पैठनी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल क्षेत्र को जीतते हैं तभी तो आगे बढ़कर के अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। इस प्रकार वैनसांग हर्षवर्धन ने संपूर्ण भारत क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी, भारत का स्वामी कहा गया, पंच भारत का स्वामी। वैनसांग हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी कहते हैं। और दक्षिण के अभिलेख, चाहे ऐहोल का अभिलेख हो, चालुक्य वंश से संबंधित विवरण हो, ये दक्षिण के, चाहे वल्लभी राज्य से संबंधित हो, तो ये दक्षिण के जितने भी अभिलेख है, यानी दक्षिण के अभिलेख, और दक्षिण के अभिलेखों में हर्षवर्धन को एक उपाधि दी गई, सकलो उत्तरा पथ का स्वामी। सकलो उत्तरा पथ का स्वामी जो है वो ये उपाधि दक्षिण के अभिलेखों में हर्षवर्धन को दी गई है। इसके अलावा हर्षवर्धन को परम भट्टारक, परम सौगात, महाराजा धीराज, महासामंत, चक्रवर्ती जैसी उपाधियां भी हर्षवर्धन को दी गई। इस संपूर्ण भारत में हर्षवर्धन का जो राज्य था वो बहुत विशाल राज्य था। तो विशाल राज्य में शासन चलाने के लिए हर्षवर्धन ने यहाँ एक नई परंपरा को डाला, यानी नई परंपरा की शुरुआत की। अपने पूरे राज्य को एक सामंती श्रेणी में विभाजित किया, सामंती व्यवस्था की शुरुआत की। ध्यान रहे, इससे पहले यहाँ जो भी शासक शासन कर रहे थे उनका अपना प्रत्यक्ष शासन था, लेकिन हर्षवर्धन का अपना शासन अप्रत्यक्ष था। क्योंकि इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर सम्राट का नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए हर्षवर्धन ने नई परंपरा की शुरुआत की जिसे सामंती राज्य नाम दिया गया। और अनेक महाआमत्य, अनेक कुमार, अनेक सामंत, अनेक महासामंत, अनेक राज्यपाल अलग अलग प्रांतों में इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की ताकि अपने राज्य को संभाल सकें, राज्य को नियंत्रित कर सकें। एक बार पुनः देख लें, हर्षवर्धन की जानकारी के महत्वपूर्ण 3 स्रोत हैं, ध्यान रखना। हर्षचरित जो बाणभट्ट की रचना है, उसके बाद वैनसांग का विवरण जो व्हीली ने लिखा, चीनी यात्री थे वैनसांग, हर्षवर्धन के राज्य में 18 माह तक रहे थे, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद दक्षिण भारत में ऐहोल वल्लभी राज्य में, कर्नाटक के ऐहोल क्षेत्र में पुलकेशिन द्वितीय तक यात्रा की थी। उसके बाद आता है चीनी यात्री मातवालिन का विवरण, जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में नेपाल के क्षेत्र में उनके राज्य होने का विवरण दिया। उसके बाद आता है दक्षिण भारत के अभिलेख, चालुक्य अभिलेख, जिसमें ऐहोल प्रशस्ति, जिसके रचनाकार है रवि कीर्ति। तो इस तरह से ये इनकी जानकारी के स्रोत है। यही स्रोत बताते हैं कि हर्षवर्धन ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था। कन्याकुब्ज कन्नौज से हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के अभियानों में, जैसा कि मातवालिन बताते हैं, नेपाल के अंदर हर्ष संवत चलाया। इसका मतलब नेपाल तक हर्षवर्धन का राज्य था। और जैसा कि मातवालिन लिखते हैं
कश्मीर के शासक थे। हर्षवर्धन ने बुद्ध के एक दांत की मांग की थी और कश्मीर के शासक ने बुद्ध का दांत हर्षवर्धन को भेंट किया था। इसका मतलब कश्मीर तक इनका राज्य था। यहाँ कहते हैं कि सिंध के क्षेत्र में सिंध के राजा को भी हर्षवर्धन ने राजलक्ष्मी से वंचित किया था। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में सिंध राज्य भी हर्षवर्धन के राज्य का भाग था और इधर बंगाल के अंदर शशांक का अंत करके बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया। असम कामरूप का क्षेत्र भास्कर वर्मन मित्र थे तो उनके राज्य का भाग था। दक्षिण में जब हम देखते हैं तो ऐहोल परिस्थिति से पहले हमें 633 ईस्वी में विवरण मिलता है कि वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को हर्षवर्धन ने पराजित किया था और वल्लभी राज्य पर अधिकार किया था। उसके बाद ऐहोल परिस्थिति लिखती है कि दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के साथ 634 ईस्वी में हर्ष का संघर्ष हुआ। ये संघर्ष इससे पहले भी हुआ, 630 से 34 तक लगातार चला, लेकिन अंतिम संघर्ष जो है वो 634 ईस्वी का है। 634 ईस्वी में ऐहोल परिस्थिति बताती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, ऐसा वैनसांग बताते हैं और ये ऐहोल अभिलेख बताते हैं, जबकि हर्ष चरित ये बताती है कि पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुए, हर्षवर्धन विजयी हुए। उसके बाद हर्षवर्धन का विवरण मिलता है कि आगे बढ़कर के उन्होंने उड़ीसा और कांगोद के राज्य को भी अपने अधिकार में लिया था। इससे आगे हमें कर्नाटक के अंदर सत्यांग पैठनी जो हर्षवर्धन का प्रतिनिधि है उसका विवरण मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलकेशिन के राज्य से भी आगे हर्ष का राज्य था। इसलिए हर्षवर्धन को दक्षिण के अभिलेखों में सकलो उत्तरापथ का स्वामी जैसी उपाधि दी गई है। इसके अलावा अन्य उपाधियों में परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परम सौगात, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां भी हर्षवर्धन को दी गई हैं। तो ये हर्षवर्धन की उपलब्धियां हैं, हर्षवर्धन के विजय अभियानों का विवरण है। इसके बाद हर्षवर्धन की दो बड़ी उपलब्धियां हैं, उसमें नंबर 1 है प्रयाग धर्म सभा और दूसरा है कन्नौज महामोक्ष परिषद। इनका आयोजन 643 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए, प्रयाग धर्म सभा और कन्नौज महामोक्ष परिषद का आयोजन क्यों किया गया, हर्ष को कहाँ जरूरत थी। देखिए, जब कन्नौज को इन्होंने राजधानी बनाया और इतना संपूर्ण पंच भारत के स्वामी के रूप में हर्षवर्धन थे और इतना शक्तिशाली राज्य था, तो यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और वैनसांग जैसे बौद्ध विद्वान मिले तो हर्षवर्धन ये सिद्ध करना चाहते थे, क्योंकि इस समय बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत में जनसंख्या में लोग ज़्यादा थे। इसलिए हर्षवर्धन सिद्ध करना चाहते थे कि मैं हिंदू धर्म यानी शैव परंपरा को मानने के साथ साथ बौद्ध परंपरा को भी महत्व दे रहा हूँ, अर्थात सार्वभौम धर्म को महत्व दे रहा हूँ। और इसी के नाते वैनसांग के नेतृत्व में प्रयाग में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के जो विद्वान हैं उन्होंने भाग लिया। 3000 महायान परंपरा के बौद्ध भिक्षु आए। 3000 महायान परंपरा के बौद्ध भिक्षु और 3000 हीनयान परंपरा के भिक्षु, हीनयान परंपरा के भिक्षु और 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान और बहुत सारे अनेक क्षेत्रों से ब्राह्मण लोग भी इस परिषद में शामिल हुए थे। इस प्रयाग धर्म सभा में, धर्म सभा से पहले हर्षवर्धन ने कहा था कि वैनसांग को कोई हराएगा,
यानी यहाँ शास्त्रार्थ में या विद्वत्ता में वैनसांग को कोई हराएगा उसको वैनसांग का सिर काट करके समर्पित कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ आने वाले बहुत सारे विद्वान व्यक्ति थे जो शास्त्रार्थ में भाग लेते थे, लेकिन वैनसांग को हराना नहीं चाहते थे, अर्थात वैनसांग इसमें विजयी हुए और वैनसांग को प्रयाग धर्म सभा का अध्यक्ष या मुखिया बनाया गया। और इस परिषद में ये परिषद लगभग 21 दिन तक चला और इस परिषद में 21 दिन तक लगातार यहाँ दान दक्षिणा होती थी। यानी हर्षवर्धन महादानी शासक थे जो अपनी आय का 1/4 भाग जो है वो दान में व्यय करते थे, दान में खर्च करते थे। तो यहाँ दान देने की परंपरा हुई और 21 दिन तक अनेक बौद्ध भिक्षुओं, हीनयान, महायानों को और ब्राह्मणों को हर्षवर्धन ने दान दिया और दान देने के साथ साथ शास्त्रार्थ भी करवाया। और इसके साथ यहाँ अनेक धर्म यात्राएं निकाली जो जन कल्याणकारी कार्य के लिए, अर्थात धर्म यात्रा में गरीबों को कपड़े, अनाज, इस तरह की बहुत सारी सामग्रियां हैं वो भेंट की जाती थी। तो आगे हम देखेंगे कि हर्षवर्धन ने एक सार्वभौम धर्म के उत्थान के लिए और बौद्ध धर्म संरक्षण के लिए किस तरह से कार्य किया। देखिए यहाँ प्रश्न किस तरह से बनते हैं। वर्धन वंश के परिचय में से छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं कि वर्धन वंश में हर्षवर्धन से पहले शक्तिशाली शासक कौन था? तो राज्यवर्धन। वर्धन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन की जानकारी का स्रोत क्या है? हर्षवर्धन की जानकारी का स्रोत है हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट है। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी विद्वान कौन आए? वैनसांग आए। या वैनसांग किसके दरबार में थे? वैनसांग ने भारत का किस प्रकार का विवरण लिखा? उसके बाद नेपाल और कश्मीर का क्षेत्र हर्षवर्धन के राज्य का भाग था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? चीनी यात्री मातवालीन से। या फिर हर्षवर्धन ने किस राज्य क्षेत्र से बुद्ध के दांत की मांग की थी? कश्मीर के राज्य क्षेत्र से बुद्ध के दांत की मांग की थी। तो इस तरह के छोटे सवाल। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल प्रशस्ति में। या फिर ऐहोल प्रशस्ति का परिचय दीजिए। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। इस तरह के प्रश्न भी छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बड़े प्रश्नों में हर्षवर्धन की उपलब्धियां, ये जो विजय बयान उपलब्धियां हैं, ये पूछा जा सकता है। एक बड़ा सवाल हर्षवर्धन का बनता है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के संरक्षण और उत्थान में किस तरह का कार्य किया। इस विवरण को हम कल अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।